नमस्कार। खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दीपावली के ठीक पहले राहुल गांधी उन लोगों के बीच पहुंच गए जिनके कारण हमारे जीवन में उजाला भरा हुआ था तब तक जब तक बिजली नहीं आई थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन कुम्हारों की जिनके बनाए दियों के कारण हमारा और आपका जीवन रोशन होता रहा। बेशक मोदी जी इस समय चीन के राष्ट्रपति से मिलकर लौटे हैं और चीन के साथ पिछले 5 सालों में जो संबंध जिस तरह से तल्खी बनी रही, उसमें कई बार मोदी सरकार ने ये कहा कि हम चीन से सारे आर्थिक संबंध जो है वो खत्म कर लेंगे, उसका आर्थिक बहिष्कार करेंगे। लेकिन अभी जब उनकी शी जिनपिंग से जो मीटिंग हुई उसके बाद तय हो गया कि न चीन का कभी बहिष्कार किया गया था और न कभी आगे किया जाएगा, बल्कि अभी तक जो एक नौटंकी चलती रही कि जिस तरह ये बताया जाता रहा कि चीन के जो बनाई झालरें हैं उनका बहिष्कार होगा और चीन के बनाए जो आतिशबाजी के सामान है वो नहीं लाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 5 सालों में ये सारी चीजें भी आती रही, मोदी सरकार ये बताती रही कि हम उनका बहिष्कार करते रहे हैं। इसमें फायदा किसका हुआ ये आप समझ जाइए, और नुकसान किसका हुआ ये भी आप जानते हैं। और जिन लोगों का नुकसान लगातार बना रहा इस मोदी सरकार के आने के बाद से, जिस तरह से कामगारों की मुसीबत बनी, जिस तरह से हस्तशिल्प और हथकरघा में लगे लोग जो हैं वो बदहाली के जीवन में पहुंचे, जिस तरह से मेहनत मजदूरी करके आगे बढ़ने वाले लोग, छोटे व्यवसाय करने वाले, इन सब लोगों पर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की जो मार पड़ी है, उन सब पर मलहम लगाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी। और आज एक बार फिर राहुल गांधी पहुंच गए उन कुम्हारों के बीच जो लगातार बदहाली में जी रहे हैं, जो लगातार इस नए औद्योगिकीकरण का शिकार हो रहे हैं। तो आज राहुल गांधी पहुंचे पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में, जहां पर बताया जाता है कि एशिया की जो सबसे बड़ी कुम्हारों की बस्ती वो है, और वहां पे करीब 1000 परिवार रहते हैं कुम्हारों के। राहुल गांधी आज उनके बीच पहुंचे और न केवल पहुंचे बल्कि उनसे उनकी समस्याओं को समझा, जाना, उनके साथ माफ कीजिए घड़े बनाने, दिए बनाने, इन सब के काम को समझा, अपना हाथ भी आजमाया इन सब पर। राहुल गांधी पहले भी ऐसा करते रहे, जब वो मोची के पास बैठते हैं तो वो जूते की सिलाई करना सीखते हैं, जब वो बढ़ई लोगों के बीच पहुंचते हैं तो वो फर्नीचर बनाना सीखते हैं। तो आज भी राहुल गांधी कुछ नया सीखने और कुछ नया समझने के उद्देश्य से पहुंच गए कुम्हारों के बीच। और उसका ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अभी इसके बारे में तफसील से सारी बातें सामने आएंगी, पता चलेगा कि क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ कहा कुम्हारों ने। लेकिन राहुल गांधी का ये जो नया तो नहीं कहना चाहिए, जाना पहचाना कदम ही है। राहुल गांधी हमेशा ही ऐसा करते रहे हैं, लेकिन आज जब राहुल गांधी दीपावली के पहले कुम्हारों के बीच पहुंचे हैं तो इसे उनका एक नया मास्टर प्लान भी कहा जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने ये कदम तब उठाया जब मोदी जिनपिंग से बात करके लौटे हैं और ये बताया जा रहा है कि चीन और भारत के बीच फिर से जो है व्यापार जो है वो जोर पकड़ेगा। खुले तौर पर अब ये कह दिया गया है, क्योंकि व्यापार तो पहले भी जोर पकड़ा हुआ था, बस उसकी घोषणा मोदी सरकार शायद करने से बच रही थी। तो राहुल गांधी के इस मास्टर प्लान के बाद क्या मोदी अब होंगे चारों खाने चित्त, क्योंकि उनकी जो कमजोरियां हैं वो बार बार खुलकर सामने आ रही है और राहुल गांधी उन कमजोरियों को खोलने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और राहुल गांधी अभी वो वायनाड में थे, वहां पर उन्होंने जिस तरह से खुलकर ये बताया कि मैं वायनाड से अब सांसद नहीं रहूंगा, लेकिन गैर आधिकारिक तौर पर आपका सांसद में बना रहूंगा। और वो ये बता भी रहे हैं कि उन्हें अफसोस है कि वो वायनाड उन्हें छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन प्रियंका गांधी अपनी छोटी बहन को उन्होंने वहां पर अपना जिम्मा जो है सौंपा। इस तरह वायनाड के लोगों से उनका संबंध जो है वो बरकरार रहा। इधर राहुल गांधी आज जब ये उत्तम नगर पहुंच गए हैं, इसके पहले अभी जब कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। माधवीपुरी बुद्ध जो नहीं पहुंची संसद की समिति के सामने अपना बयान देने के लिए, उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। यानी राहुल गांधी कहीं कोई मौका नहीं छोड़ रहे, उनकी निगाह सब सारे ओर फैली हुई है और वो सब जगह देख रहे हैं कि मोदी सरकार क्या कर रही है, क्या छुपा रही है, क्या करने की कोशिश कर रही है। और उन सारी बातों को राहुल गांधी जिस तरह से जनता के सामने सहज ढंग से रख देते हैं, उससे ये समझा जा सकता है कि मोदी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। अब जब प्रियंका गांधी भी साथ में आएंगी तो ये मुश्किलें और बढ़ेंगी। इस पर तो हमने अभी लगातार 2 दिन चर्चा की ही थी, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि राहुल गांधी का ये जो नया मास्टर प्लान है, इसमें मोदी किस तरह से चारों खाने चित हो सकते हैं और इसका क्या असर अभी जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे झारखंड में, चाहे महाराष्ट्र में, या जो उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें क्या असर इसका पड़ेगा, इस पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में।
अमरेंद्र जी, हम लोग अक्सर अचानक खबर आती कि राहुल गांधी इन लोगों के बीच पहुंच गए, फलानी बस्ती में पहुंच गए। राहुल गांधी के ये जो कदम है, ये काफी आश्चर्यचकित करते हैं कि राहुल गांधी आखिर किस तरह से फैसले ले लेते हैं और वो एकदम से ऐसे लोगों के बीच पहुंच जाते हैं जहां बरसों बरस कोई कद्दावर नेता नहीं पहुंचता। जो वोट मांगने जरूर पहुंचते हैं लोग उनसे, लेकिन उसके बाद उनकी सुध कोई नहीं लेता। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे वक्त में वहां पहुंच जाते हैं जहां पर ना कोई वोट की दरकार रहती है, ना वो कोई चुनावी बात करते हैं, ना वो कोई सियासी मुद्दा उठाते हैं। वो केवल लोगों से जुड़ी बातें करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और बतौर सांसद या बतौर विपक्षी पार्टी कांग्रेस उनके लिए क्या कर सकती है, किस तरह संसद में उनकी आवाज उठा सकती है, इस बारे में लोगों से ही चर्चा करते हैं। राहुल गांधी की ये जो राजनीति है, ये इससे मोदी किस तरह अपस्त हो सकते हैं? देखिए समिता जी, एक तो मोदी जी की जो है वो बिल्कुल पस्त हो चुके हैं राहुल गांधी की इस राजनीति से, ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। क्योंकि राहुल गांधी थोड़े थोड़े अंतराल पे मोदी जी को चौंकाते रहते हैं और इस तरीके के कारनामे राहुल गांधी करते रहते हैं कि मोदी जी की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। मोदी जी जहाँ एक तरफ ये बताते रहते हैं कि साहब 35 साल उन्होंने भिक्षा मांगी और फिर वो संघ का काम किया और किस किस का काम किया पता नहीं, ये तो मोदी जी जाने किसका काम किया किसका नहीं किया, लेकिन वो बताने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत गरीब परिवार से आए हैं और बहुत जनता के आदमी रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों से अगर देखा जाए, ख़ास तौर से जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के, लगभग 23 वर्ष का अंतराल हो गया, नरेंद्र मोदी जी जनता से बिल्कुल कटे हुए हैं और जनता की नब्ज़ की जानकारी नरेंद्र मोदी को नहीं है कि जनता की समस्याएं क्या हैं। मन की बातें वो करते हैं और मन की बात के लिए वो सुझाव भी लोगों से मांगते हैं, लेकिन वो सुझाव किस तरीके के होते हैं ये उनकी मन की बात के एपिसोड को देखकर समझा सकता है। राहुल गांधी की ये जो राजनीति है ये मोदी जी को चौंकाती है और राहुल गांधी बार बार ये साबित करते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम जिस तरीके से राहुल गांधी पे हमलावर रहता है, उसके विरुद्ध जाकर राहुल गांधी जनता की बातें सुनते हैं, जनता की बात करते हैं, अपने मन की बात नहीं करते, जनता के मन की बात सुनते हैं और फिर उस पर एक्ट करते हैं, फिर जो समस्याएं लोगों के सामने लेकर आते हैं। इस समय राहुल गांधी का प्रजापति कॉलोनी में जाना कई संदेश देता है सुमित्रा जी, और वो पहला संदेश तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ब्रिक्स सम्मेलन से लौट कर आए हैं, वहाँ उनकी बहुत अच्छी मुलाकात शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं उनके साथ हुई है और बताया जाता है कि बड़ी अच्छी मुलाकात हुई दोनों की और बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और ये तय हुआ कि साहब LAC से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी। अब LAC से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटेंगी, इसका मतलब ये है साफ तौर पे कि क्या भारत की सेना भी पीछे हटेगी अगर दोनों देशों की हटेंगी? तो फिर ये कैसा सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ? राहुल गांधी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि जिन चीनी लड़ाइयों की बात होती है और दीपावली पर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला तबका है शर्मिष्ठा जी, वो कुम्हारों का ही है। क्योंकि अब देखिए जिस तरीके से मिट्टी के खोदने पर प्रतिबंध लगे हुए हैं जगह जगह पर, तो मिट्टी ही जब नहीं मिलेगी कुम्हार को तो मिट्टी के बर्तन कहाँ से बनेंगे और मिट्टी के दिए कहाँ से बनेंगे? तो यानी कि पूरी की पूरी एक जो रोज़ी रोटी का संकट है वो इस समुदाय के ऊपर है। और ऐसे समय में जब दीपावली आ रही हो, जब दीपावली जानी ही जाती थी कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, कि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, दिए से दिया जलाते चलो, तो जब दिए जलने के लिए मिट्टी नहीं है तो दिया बनेगा कैसे? और दिया बनेगा नहीं तो फिर इन कुम्हारों की रोजी रोटी चलेगी कैसे? जाहिर सी बात है कि फिर ये अपने पारंपरिक पेशे को छोड़ के कुछ और सोचने काम धंधे करेंगे, मजदूरी करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो भी हो वो कर सकते हैं। तो ये एक संकट इनके सामने है। इधर मोदी जी जाके शी जिनपिंग से गले मिल रहे हैं और फिर वो जो है चीनी लड़ियाँ फहराई जाएंगी और फिर नारे भी लगाए जाएंगे चीनी लड़ियों का बहिष्कार करो। तो ये जो दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी का है उसके खिलाफ राहुल गांधी आज जो गए हैं, इसका सीधा सीधा संदेश दीपावली से जोड़कर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा से जोड़कर देखा जा सकता है। तो बहुत सिग्निफिकेंस है और दीपावली आने वाली है 31 अक्टूबर या 1 नवंबर को, जब भी वो मनाई जाएगी और फिर लंबी लंबी बातें लोग होंगी, सोशल मीडिया पे लोग लिखेंगे चीन का बहिष्कार करो, झालर का बहिष्कार करो, सारी बातें होंगी। लेकिन वो चीन का और झालर का बहिष्कार तो करो, वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन चीन का किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर हावी होता जा रहा है और यहाँ भी पर्यावरण के नाम पर जिस तरीके से कुम्हारों की रोजी रोटी पर संकट छाया हुआ है, इसको लेकर राहुल गांधी की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है जो आज वो पहुँचे हैं। और अब जब वीडियो पूरा आएगा तब देखेंगे कि वो क्या क्या बातें होती हैं उनकी उस समुदाय से और लोग अपनी क्या समस्याएं बताते हैं। जाहिर सी बात है कि जो जिस तरीके से वो पहले कुलियों से मिले या बढ़ई से मिले, ट्रक ड्राइवरों से मिले, उनसे
जो वर्कर्स हैं, ये गिग वर्कर्स हैं, इनसे मिले। यानी तमाम लोगों की समस्याएं उन्होंने जिस तरीके से सुनी और फिर रखा, उन्होंने रेलवे के लोको पायलट से मिले। तो ये सारी जिस तरीके से समस्याएं उन्होंने रखी हैं समाज के विभिन्न वर्गों की, मोची से मिले या सब्जी बेचने वाले से मिले। अब जो जब प्रजापति कॉलोनी में पहुंची तो एक बड़े समुदाय की कॉलोनी, वहां पहुंचकर राहुल गांधी उस पूरे समुदाय की समस्याओं को देश के सामने रखेंगे। जाहिर सी बात है कि ये सब जब चीज़ें सामने आएंगी, मोदी जी फिर एक बार चारों खाने चित्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे समझता है जी। रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता, मुझे उसका पूरा याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है भवानी प्रसाद मिश्र ने उसका भावानुवाद किया था कि वो एक बता रहे हैं कि सूरज जो है वो डूब रहा है, वो चिंता में है कि अब मेरा जिम्मा कौन संभालेगा अंधकार दूर करने का। तो एक छोटा सा दिया ये कहता है कि ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये उसका कुछ भावानुवाद इस तरह से होता है। तो अमलेंदु जी, क्या ऐसा लग रहा है कि इस समय जो लोकतंत्र और संविधान के नाम पर एक अंधेरगर्दी मचाई गई है पूरे देश में, मतलब जहां पर राम मंदिर पर फैसला लेने के लिए भी भगवान के आगे बैठकर सोचना पड़ता है कि हमको क्या करना चाहिए, और उसके बाद भगवान के निर्देश पर ये फैसले हो रहे हैं। जिस तरीके से लोगों को झूठी खबरों के नाम पर मारा जा रहा है, जैसे अभी हरियाणा से जो खबर आई कि जो चरखी दादरी में जो भीड़ ने जो हत्या कर दी थी गौमांस के नाम पर, अब लैब से रिपोर्ट आई है कि वो गौमांस था ही नहीं, लेकिन जिस व्यक्ति की जान चले गई वो तो नहीं वापस आ सकती। ऐसी तमाम घटनाएं हो रही हैं। अभी जैसे अजित पवार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कह दिया कि आप अपना चुनाव चिन्ह तो दिखाएंगे लेकिन उसके नीचे डिस्क्लेमर देंगे, मतलब अब ये नौबत आ गई है कि चुनाव जो है वो डिस्क्लेमर के साथ लड़े जाएंगे। कोर्ट में इतनी वो ये अपना शक्ति वो नहीं दिखा पा रहा कि वो सीधे सीधे कोई फैसला कर दे, क्योंकि ये आज की बात नहीं है कि अजित पवार जो या शरद पवार जो है वो आमने सामने है अपने चिन्ह को लेकर। बहुत लंबे समय से ये मामला चल रहा है। तो इन सब पर फैसला नहीं लिया जाता, डिस्क्लेमर के साथ चुनाव लड़े जा रहे हैं। उसके बाद दावा किया जा रहा है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, और जो लोग संविधान की वाकई रक्षा करने का प्रण ले रहे हैं या काम कर रहे हैं, उन लोगों को आप बार बार या तो उनकी छवि खराब कर रहे हैं या आप उनको गलत ठहराने की कोशिश में हैं, आप उन पर फर्जी मुकदमे दायर कर रहे हैं। ये तमाम चीजें जो हो रही है, ये जो अंधेरगर्दी है, क्या इसमें राहुल गांधी के ऐसे कदम, ये लग रहा है कि वो दिया जो जिस तरह से पूरे अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही राहुल गांधी का ये कदम अंधकार को दूर करने में मददगार साबित होगा, क्या लगता है आप? हाँ बिल्कुल सर मित्रा जी, राहुल गांधी अंधियारे को दूर करने का ही प्रयास कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जो दिया जला रहे हैं उसको बहुत से तूफानों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम दिया जो है वो जले जा रहा है, तो उसके सामने संकट भी हैं। लेकिन राहुल गांधी इस लॉ को जलाए हुए हैं, और राहुल गांधी निश्चित तौर पर जो समाज में संकट है, समाज में जो अंधियारा फैला हुआ है, राजनीति में जो अंधियारा फैला हुआ है, उसके खिलाफ एक ज्योतिपुंज की तरीके से काम कर रहे हैं। ज्योतिपुंज बनकर राहुल गांधी काम कर रहे हैं। और जो संविधान को बचाने की जो बात है समिता जी, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट से एक जज साहब को जो था रात में सूजा की मूर्ति जो है, इसकी आंखों की पट्टी खोल देनी चाहिए, पट्टी खोल दी उन्होंने जज साहब ने। तब जज साहब जो है वो संविधान से ऊपर भी हो गए, सब कुछ जज साहब के रात में सपने में आएगा, ईश्वर आगे कुछ बताएगा और जज साहब जो है मूर्ति की वो आंखें की पट्टी खोल देंगे। कल को ईश्वर सपने में आके कह सकता है मनु महाराज की मूर्ति लगा दो, तो मनु महाराज की सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगा देंगे, क्योंकि जज साहब में सब कुछ अख्तियार है, उनको जो चाहे वो कर सकते हैं जज साहब। इस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो उस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ है, उसका भी कहना है कि ये बिना चर्चा के मूर्ति बदली गई। और अब इस पर बहुत चर्चा चल रही है, देश भर में चल रही है। संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा खुलकर आरोप जो हैं वो सीजीआई के ऊपर लगा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने घेरे में ले लिया, यहाँ तक कह दिया है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जो हो गए वो भारतीय जनता पार्टी और मायावती की BCG टीम हो गए। इस तरह की बातें भी सब आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स चलती रहती है अपने तरीके से। लेकिन जो संविधान के ऊपर संकट की बात है समिता जी, वो निश्चित तौर पर संविधान के ऊपर संकट अब साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं कि यानी जो संविधान का कस्टोडियन है, अगर वहाँ चीज़ें संविधान के कस्टोडियन में कुछ गड़बड़ होने लगेंगी, इस तरह की चीज़ें। तो जैसा कि आपने जिक्र किया NCP के चुनाव चिन्ह को लेकर, अब आपने बता दिया कि साहब वो आप डिस्क्लेमर लगाइए। अच्छा, अब ये पूछा जाए कि आपने अगर ये चुनाव चिन्ह फिर से दे दिया शरद पवार को, तो इस चुनाव चिन्ह पर जो लड़कर जो जीत कर आएंगे वो फिर किसके विधायक होंगे, किसके सांसद होंगे, कौन सी पार्टी के होंगे? फिर वो शरद पवार की पार्टी के होंगे कि वो किसके होंगे? यानी फिर एक नया संविधान के लिए जो है चुनौती पेश कर दी जाएगी अगर इस तरीके का फैसला आता है कि साहब ये चुनाव चिन्ह जो है वो शरद पवार के ही पास रहेगा।
तो यानी खुद एक नया मुकदमा जो है वो तैयार करके रखा जा रहा है आदेश आने के बाद, या फिर ये कि आपको देना नहीं है, ठीक है। अब लोकसभा का चुनाव भी हो गया, राज्य के विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे। महाराष्ट्र में चुनाव सरकार को आप असंवैधानिक घोषित करते हैं और फिर कह देते हैं कि हम इसको हटा नहीं सकते। अरे भाई, जब आपने सरकार असंवैधानिक घोषित कर दी तो सरकार हटा क्यों नहीं सकते? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये राजनीति से लेकर और तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वहाँ तक जो चीज़ें चल रही हैं, तो निश्चित तौर पे एक चिंता तो संमित्रा जी इनको लेकर होती है, लेकिन फिर भी एक ये आशा बनी रहती है कि इन चिंताओं के बीच ये संविधान भी हमारा बचा रहेगा और ये लोकतंत्र भी बचा रहेगा, चूँकि जनता यहाँ की बहुत ज़्यादा जागरूक है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो लोकसभा चुनाव थे ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि जनता ने उन लोगों को जवाब दे दिया जो संविधान बदलने की मंशा रखते थे। और जिस तरह से इंडिया ब्लॉक को इसमें बढ़त मिली, और खासतौर पे महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर तो बीजेपी या एनडीए को बिल्कुल ही बहुत बड़ा झटका मिला वहां से, इंडिया ब्लॉक से। तो इससे जाहिर है कि महाराष्ट्र हो या पूरा देश हो, जो लोग संविधान के खिलाफ काम करेंगे या संविधान मिटाने की बात करेंगे, उनके खिलाफ जनता उठ खड़ी होगी। और भले ही उसके बाद किसी तरह जोड़ तोड़ करके आप सरकार बनाने में सफल हो जाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि जनता ने आपकी मंशा पर भी मुहर लगा दी है। महाराष्ट्र चुनाव की बात अभी हमने की, अमलेंदु जी, संजय राउत का भी एक बड़ा बयान आया है, क्योंकि अजित पवार का हमने देखा कि जिस तरीके से कोर्ट ने अभी उन पर भी एक वो अपना वरद हस्त रखा है, ये ऐसा ही इसको माना जाना चाहिए। लेकिन इधर शरद पवार भी बिल्कुल अपने तरीके से काम कर रहे हैं। वो बहुत दिग्गज नेता हैं, जिस तरीके से उन्होंने सीट मतलब टिकटों की जो अपने बांटा है, उससे समझ में आ रहा है कि वो बहुत सोची समझी चाल के तहत अजित पवार को उनकी जगह दिखाने में लगे हुए। खैर, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम संजय राउत का एक बयान सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने किस तरीके से शिवसेना शिंदे गुट को घेरा है और किस तरह से पुरानी बीजेपी की याद जो है वो दिलाई भी है। सुन लेते हैं क्या कहा है संजय राउत ने। जो आज और 2 दिन है, 3 दिन है, लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा, हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक। उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पे हैं। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है, वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में, अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ राव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल। एकनाथ शिंदे की नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति है, शिवसेना है, तो जिनको जन्म देता है उनके साथ उनको रहना पड़ता है। अमित शाह ने नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना को जन्म दिया है। मुर्गी भी उनकी, अंडा भी उनका है। हाँ, मुर्गी उनकी, अंडा उनका, उस अंडे से उनकी शिवसेना आई है। देवेंद्र फडणवीस ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि 288 में से महाविकास आघाड़ी जो 85 संजय राउत ने यहाँ जिस तरीके से मुर्गी और अंडे का उदाहरण दिया, जिस तरीके से उन्होंने नॉन बायोलॉजिकल शब्द का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने डुप्लीकेट शिवसेना का इस्तेमाल किया और ये बता दिया कि उनके बॉस जो है वो दिल्ली में बैठे हुए, क्या ये सीधे सीधे एकनाथ शिंदे के अहम को, उनके ईगो को चोट पहुंचाने वाली बात है, या उनको याद दिलाने वाली बात है कि जब आप ओरिजिनल शिवसेना में थे, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना में थे, तब शिव सैनिकों का क्या जलवा हुआ करता था और अब आपने क्या गत बना ली है अपनी। क्या ये सीधे सीधे उनको और उनका नाम लेने के बहाने शिंदे गुट के बाकी विधायकों को और उनके समर्थकों को, क्या ये उनके अहम को जगाने की कोशिश यहाँ पर संजय राउत ने की है? क्या लगता है आपको? बिल्कुल समित्रा जी, ये
कोशिश है और मुझे लगता है कि उसमें कामयाब भी हो रही है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कि एकनाथ शिंदे एक तरीके से, जिस तरीके से देखा जाए तो बैकफुट पर जाते जा रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है एकनाथ शिंदे ही सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं महायुति में। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने सरकार तो बनवा दी वहाँ बीजेपी की, मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन अब जिस तरीके से उनको रोज़ रोज़ बीजेपी बेइज्जत कर रही है और उनकी मुंबई से लेकर दिल्ली तक दौड़ कराई जा रही है, उससे साफ समझा सकता है कि ये शिवसेना के कम से कम शिव सैनिक तो नहीं है जो इस तरीके से रोज़ बेइज्जत हो रहे हैं। तो बीजेपी लगातार बेइज्जत कर रही है, देवेंद्र फडणवीस बेइज्जत कर रहे हैं, यहाँ तक कि अजीत पवार भी बेइज्जत कर रहे हैं। तो अगर एकनाथ शिंदे को इस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है तो संजय राउत का जो प्रहार है वो समझा जा सकता है कि वो क्या प्रहार है। और ये जाहिर सी बात है कि जो लोग चले गए हैं एकनाथ शिंदे के साथ, उन शिव सैनिकों का ज़मीर जगाने की कोशिश एक ये संजय राउत की तरफ से हो रही है। दूसरा, उन्होंने एक साफ तौर पर कह दिया कि ये शिवसेना जो है ये नॉन बायोलॉजिकल है, यानी बायोलॉजिकल नहीं है। इसका मतलब कि ये वो शिवसेना नहीं है जो असली शिवसेना होनी चाहिए थी, और ये मोदी जी की या अमित शाह जी की बनाई हुई पार्टी है, इसीलिए इनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो अमित शाह के घर पर दिल्ली में है। ये साफ साफ उनका कहना है, यानी कि एकनाथ शिंदे जो गवर्न हो रहे हैं, जो संचालित हो रहे हैं, वो अमित शाह उनको संचालित कर रहे हैं, और एकनाथ शिंदे का अपना कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये संजय राउत ने बताने की कोशिश की। जाहिर सी बात है समिता जी की इस चुनावी बेला में, और जब बिल्कुल चुनाव नज़दीक है और रोज़ ये खबरें आ रही हैं कि महायुति में ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कि एकनाथ शिंदे जो है वो 160 सीटें लड़ने के लिए मांग रहे हैं और बीजेपी ने 99 सीटें अपनी घोषित कर दी हैं। इन सारी चर्चाओं के बीच अब इस तरीके का प्रहार जो किया है संजय राउत ने, ये एक तरीके से कहा जाए वो विचलित करने वाला है एकनाथ शिंदे के लिए और इस शिंदे के समर्थकों के लिए। अब वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और दबाव बनाना चाहेंगे। अगर और दबाव बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कितना उनका दबाव सहेगी, अब ये देखने वाली चीज़ बात है। और दबाव नहीं सहती है तो एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ क्यों रहेंगे। अगर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाना है, और अगर सरकार बनती है तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो एकनाथ शिंदे क्यों आएंगे यहाँ। या एकनाथ शिंदे मान लीजिए सरकार बन भी जाती है बाद में और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस का तो 12वीं के बाद इंटर हो गया, लेकिन एकनाथ शिंदे क्यों 12वीं के बाद अपना इंटर करवाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री से फिर मुख्यमंत्री बन जाएं एकनाथ शिंदे। बीजेपी यही तो बनाएगी, फिर क्या करेगी अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाती है। तो बीजेपी जो चाल चल रही है वो इस समय देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रही है सारी चीज़ें, ये एकनाथ शिंदे भी समझ रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे का भी ज़मीर जगाने की एक तरीके से कोशिश की है संजय राउत ने कि भाई तुम अगर असली शिव सैनिक हो तो अमित शाह के दरवाजे पर नाक रगड़ना बंद करो। ये संकेत, ये संदेश देने की कोशिश संजय राउत ने की है। समिता जी, और संजय राउत का संदेश शिंदे कितना समझते हैं, नहीं समझते हैं, या सत्ता के मोह में वो अभी भी बीजेपी के साथ अपने स्वाभिमान को गिरवी रखकर बने रहेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। इधर अजित पवार भी, क्योंकि कल देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे दोनों ही आए थे, अमित शाह के साथ लंबी बैठक हुई। महायुति में अभी भी 106 सीटें बता रहे हैं कि उस पर गड़बड़ है। हालांकि अजित पवार ये कह रहे हैं कि इतना कुछ नहीं है और हमारे बीच सीटों का तालमेल हो रहा है, और उन्होंने इसमें मीडिया से ये अपील की है कि आप केवल सुनी सुनाई बातों को ना फैलाएं, आप हर चीज को वेरीफाई करें। और उसके बाद मतलब एक तरह से उन्होंने मीडिया को नसीहत दी है, बिल्कुल सही नसीहत है। पत्रकारों का काम है कि वो पुख्ता जब तक खबर नहीं हो उसको नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन क्या यही नसीहत उनको बीजेपी को भी नहीं देनी चाहिए जो लगातार झूठ फैलाती रही है और बीजेपी के झूठ सामने भी आते रहे। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, जिस तरह खड़गे जी को लेकर बीजेपी ने एक नया झूठ फैलाया और उसका तुरंत ही सच भी सामने आ गया। इधर अजित पवार जिस तरीके की राजनीति अब कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि उनकी जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। और अब शरद पवार ने जिस तरह से टिकटें बांटी हैं, जैसे उन्होंने युगेंद्र पवार को बारामती से अजित पवार के सामने खड़ा किया। अजित पवार के भतीजे ही हैं, उनके भाई के बेटे हैं, तो एक ही परिवार के दो लोग आमने सामने, जैसे वो अपने चाचा के सामने खड़े हुए तो उनके भतीजे को उनके सामने खड़ा कर दिया शरद पवार ने। इधर ये भी बताया जा रहा है कि इंदापुर में हर्षवर्धन पाटिल को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, जबकि यहाँ पर अजित पवार गुट के दत्ता भरने से उनका मुकाबला होगा हर्षवर्धन पाटिल का, और एक वक्त में दोनों साथ में काम किया करते थे। तो ये जो इस तरह से टिकट वितरण कर रहे हैं शरद पवार, और जिस तरीके से
वो 75 सीटें चाह रहे थे, लेकिन बताया जा रहा है 85 सीटें उनको महाविकास आघाड़ी में मिल गई हैं। और संजय राउत ने जो बताया कि अभी छोटी पार्टियों के साथ बातचीत हो रही है और जो बची हुई सीटें हैं उनको उनके बीच बांट दिया जाएगा। तो महाविकास आघाड़ी बिल्कुल बराबरी से चल रही है और इंडिया गठबंधन जो है वहां पर कोई मुख्यमंत्री बनने का दावा नहीं कर रहा। लेकिन बेशक शरद पवार जो है वो राजनीति के असली चाणक्य जिनको कहा जा सकता है, जिन्होंने शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन करा दिया, अब वो जिस तरीके से अजित पवार का मुकाबला करने उतरे, क्योंकि वो उन्होंने जिन सीटों पर एनसीपी का अच्छा खासा जोर रहता था और जहां पर अजित पवार ने अपने लोगों को खड़ा किया, वहीं शरद पवार ने भी ऐसे लोगों को उतारा है जिससे एक तरह से शक्ति परीक्षण हो जाए कि अजित पवार को लोग पसंद करते हैं या अभी भी शरद पवार पर उनका भरोसा बाकी है। तो ये जो शक्ति परीक्षण होने वाला है महाराष्ट्र में, इसमें क्या लगता है आपको अमरेंदु जी की क्या शरद पवार एक बार फिर अजित पवार को उनकी जगह दिखा पाएंगे? बिल्कुल दिखा पाएंगे और दिखाना शुरू कर भी दिया है उन्होंने, बहुत सी जगहों पे उनको उनकी असली जगह दिखाई दी है। अब अगर अजीत पवार के भतीजे को ही उनके खिलाफ चुनाव मैदान में उतार दिया है शरद पवार ने, तो समझा जा सकता है कि अपने घर में ही मात खा रहे हैं अजीत पवार। हालांकि अजीत पवार पहले भी कह चुके हैं कि उनसे गलती हो गई और परिवार के लोगों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए था, नहीं खड़ा होना चाहिए था। तो अजीत पवार को बारामती से खड़े नहीं होना चाहिए था फिर। तो जब बारामती आपने अपना क्लेम रखा है तो फिर आपको फिर वहाँ देखना पड़ेगा। और देखिए नई पीढ़ी जब आई और वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं, युगेंद्र पवार जो है वहाँ काफ़ी लंबे समय से काफ़ी सक्रिय हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने बहुत काम किया शरद पवार की एनसीपी के लिए। और उनके पिता जो हैं मतलब वो बहुत कटु आलोचक इनके रहे अजीत पवार के। जब अजीत पवार ने एक तरीके से कहा जाए जो विश्वासघात किया शरद पवार के साथ, तो बहुत कटु आलोचक रहे। तो अजीत पवार को तो अब बहुत संकटों का सामना करना ही पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ समिता जी संकट जो है वो बीजेपी के लिए भी अजीत पवार बढ़ा रहे हैं। यानी शरद पवार ने एक तरीके से अजीत पवार के लिए रास्ते मतलब दरवाजे अपने बंद करके कि अब तुम गए थे तो वहीं रहो जो संदेश दे दिया। उसके बाद अजीत पवार किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन गए हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने किस तरीके से अजीत पवार को लेकर टिप्पणियाँ की लोकसभा चुनाव के बाद। अखबारों ने उनके जो है विवेक जो उनका मराठी का मुखपत्र है और ऑर्गेनाइज़र जो अंग्रेजी का मुखपत्र है, उसने किस तरीके से अजीत पवार पे हमले किए, भ्रष्टाचारी बताया गया, फिर से उनको कहा गया इनकी वजह से बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं निकला। अब अजीत पवार बीजेपी की गले की हड्डी बन गए हैं कि अब अजीत पवार को जो आपने कहा कि साहब इनकी वजह से हारे, तो अब आपने क्यों रखा हुआ अजीत पवार को साथ में? या तो अब ये मानो कि मोदी जी की वजह से हारे लोकसभा चुनाव, और नहीं मानते हो तो फिर हारोगे विधानसभा चुनाव, फिर अजीत पवार अब भी साथ में। अगर अजीत पवार 4 सीटों पर लड़कर आपको लोकसभा चुनाव हरवा सकते हैं महाराष्ट्र में, तो अब 40 सीटों पर या 50 सीटों पर लड़के अजीत पवार के आपको बीजेपी को महाराष्ट्र नहीं हरवा सकते। तो अब ये सवाल खड़ा हो गया है। तो ये शरद पवार ने जो अपनी राजनीति खेली है और अजीत पवार को जो उनका रास्ता दिखाया है, एक तरीके से उनकी सही जगह दिखाने की कोशिश की है, तो ये अजीत पवार को तो सबक है ही सर मित्रा जी। ये बीजेपी जो राजनीति करती है, जिसको कहा जा सकता है एक तरीके की ओछी राजनीति जो है, उसको भी एक तरीके से सबक सिखाने की ये शरद पवार की रणनीति भारतीय जनता पार्टी को कठिन पड़ने वाली है, ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है। यानी बीजेपी के जो साथी हैं और बीजेपी के जो लोग हैं वही अब बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। और ऐसे मुश्किल में चाहे राहुल गांधी का कुम्हारों के बीच पहुंचना है, चाहे शरद पवार का जिस तरह से कैंडिडेट्स को खड़ा करना है, या संजय राउत का ये जो बयान है कि मुर्गी भी उनकी और अंडा भी उनका, ये सारी बातें बीजेपी की मुश्किल और बढ़ा रही है। और जो अभी हम चर्चा जिस पर कर रहे हैं कि जो राहुल का मास्टर प्लान है और इसमें मोदी चारों खाने चित्त है, तो यहाँ मोदी से मतलब, क्योंकि मोदी यानी बीजेपी आजकल तो यही हो गया, आजकल यानी 10 सालों से तो यही चल रहा है कि जो मोदी है वही बीजेपी है, दोनों एक दूसरे से ऐसे अलग है ही नहीं बिल्कुल। तो पहले की बीजेपी और अभी की बीजेपी में फर्क यही है। और इसके अलावा एक फर्क ये भी देखा जा रहा है कि पहले बीजेपी जो थी शायद थोड़ा लोक लिहाज उसमें था। अगर वो वोट मांगने जाती थी तो वो लोगों से अपील करती थी कि आप हमको वोट दीजिए और क्यों दीजिए, किस वजह से दीजिए, ये बातें होती थी। लेकिन अब उसकी वजह भी बदल गई हैं और अब उसका वोट मांगने का तरीका भी किस तरह से बदल गया है, इसकी एक मिसाल सामने आई है बुधनी विधानसभा क्षेत्र से, जो शिवराज सिंह चौहान इस समय केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और उन्होंने जिस तरीके से
उनके बेटे ने आज का ही एक वीडियो, मतलब ये वायरल हो रहा है, शायद ये कल आज का ही हो, मुझे ये जानकारी नहीं है, लेकिन इस वीडियो में जो बातें शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने जो कही हैं, उसको सुनकर ऐसा लगता है कि बीजेपी अब सीधे सीधे जनता को धमका कर वोट मांग रही है। क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने, एक बार उसको सुनते हैं। 19-20 होता है तो आप समझिए किसका नुकसान होगा। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई? अपनी पोलिंग में गड़बड़ी कर हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें? कि हमको नहीं जाना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास काम कराने के लिए? कि हमको नहीं जाना अपना आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ काम कराने के लिए? बताइए जगदीश सरपंच जी, कैसे कराएंगे आप काम? जवाब दीजिए मुझे। अगर 19-20 हुआ, किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए? कौन सी सड़क लेके जाओगे? अगर गलती से भी कांग्रेस का विधायक, वैसे होने वाला नहीं है, लेकिन गलती से भी आ जाता है यहां पर, तो एक ईंट किसी के गांव में नहीं लगने वाली है, समझ लेना आप सब। क्या कहेंगे अमलेंदु जी इस बात को सुनकर? सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि एक ईंट भी नहीं लगने वाली है। ये एक साफ साफ धमकी नहीं है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आपको और हमको काम कराने जाना पड़ेगा। क्या ये काम कराने जाने का मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने एक तरह से जिसका आरोप लगता रहा है कि तानाशाही कायम कर दी है, जहां पर जी हुजूरी करेंगे तो ही काम होगा आपका? अगर मतलब जो लोक सेवक या अपने आप को जो प्रधान सेवक बोलते हैं, उनका काम सेवा करना नहीं है, केवल शासन करना, ये जाहिर हो गया इस बात से। बिल्कुल जाहिर हो गया। और कार्तिकेय सिंह नाम है शायद इनका, मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ रहा है, शिवराज सिंह के बेटे जो हैं, ये पहले भी काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इन्होंने बताया था कि शिवराज सिंह चौहान की कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत स्वागत सत्कार हो रहा है। तो ये तो शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री बनवाने वाले थे, वो तो धोखे से मोदी जी बन गए हैं। वरना तो शिवराज सिंह चौहान बनने वाले थे, क्योंकि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वागत तो शिवराज सिंह चौहान का हो रहा था इनके मुताबिक। तो अब यही बता रहे हैं कि वो एक भी ईंट जो है वो नहीं लग पाएगी, धोखे से भी कांग्रेस का यहाँ बन गया, फिर कह रहे हैं कि बनने वाला नहीं है। इसका मतलब संमित्रा जी ये साफ तौर पे समझा सकता है कि बुधनी जो उपचुनाव जहाँ हो रहा है उस सीट पर कांग्रेस बहुत मजबूत है और शायद वहाँ बीजेपी हार रही है, चूँकि वरना कार्तिकेय सिंह को इस तरीके की खुलेआम धमकी देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके और केंद्र के बड़े मंत्री हैं, और हो सकता है कि भाजपा के अध्यक्ष भी बन जाएं, ये भी हो सकता है। और मोदी जी के बाद हो सकता है कि मोदी जी साल हो रहे हैं पूरे 75 के, तो जब मोदी जी मार्गदर्शन मंडल में जाएँ तो शिवराज सिंह चौहान की लॉटरी लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर उन कार्तिकेय सिंह को ये धमकी देने की आवश्यकता पड़ रही है तो साफ तौर पर समझा सकता है कि वहाँ बीजेपी की हालत ख़राब होना शुरू हो गई है। बहरहाल हालत कैसी भी हो, लेकिन जो भाषा इस्तेमाल की जा रही है समिता जी, ये निश्चित तौर पे मतदाताओं को धमकाने की चीज़ है ये, कि एक भी ईंट यहाँ नहीं लगेगी। अरे मान लीजिए कांग्रेस नहीं, किसी और का ही वहाँ हो जाए, कोई निर्दलीय ही जीत जाए। सुनते हैं समाजवादी पार्टी ने भी वहाँ अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया, समाजवादी पार्टी ही जीत जाए तो फिर क्या होगा? तो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें, मुझे लगता है कि युवा हैं, अभी नई चीज़ सीख रहे हैं, राजनीति में आए हैं, और परिवारवाद के सबसे अच्छे उदाहरण हैं मोदी जी। इस परिवारवाद का लगातार विरोध करते रहते हैं, उस परिवारवाद का सबसे अच्छा उदाहरण कार्तिकेय सिंह हैं। वरना क्या खूबी है कार्तिकेय सिंह में कि वो भाषण दे रहे हैं मंच पर खड़े हुए, और भाजपा के तमाम नेता पीछे बैठे हुए हैं। तो अगर शिवराज सिंह चौहान के बेटे ना होते तो राजनीति में क्या योगदान हो सकता था कार्तिकेय सिंह का? तो ये आप परिवारवाद जो है तो भारतीय जनता पार्टी में तो उसकी ये बानगी एक है, इसको भी इस तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन ये धमकी निश्चित तौर पे सीधे सीधे मतदाताओं को है। मुझे लगता है चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई कर सकता है। शायद चुनाव आयोग को कार्रवाई तो करनी चाहिए, लेकिन वो करेगा नहीं। अभी कल ही एक शायद बिहार में किसी का बयान आया कि जो यहाँ पर जो भी हिंदू है उसको इस तरह से मतलब जो यहाँ पर हिंदू अगर नहीं है तो उसको वोट नहीं मिलेगा, इस तरह की उन्होंने बातें कही। झारखंड में भी इसी तरह का आया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने शायद इसी तरह का कोई बयान दिया है। हिंदुत्व को लेकर एक उग्र माहौल बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ संविधान रक्षा की बात हो रही है, लेकिन उसमें भी जिस तरीके का खेल चल रहा है वो भी हम देख रहे हैं। और ये जो लोकतांत्रिक चुनाव जिसको बोल रहे हैं,
तो क्या ये लोकतांत्रिक चुनाव है जहां पर चुनाव आयोग इस तरह के बयानों पर आंख कान बंद करके बैठ जाता है और दूसरी तरफ धमकी देकर एक तरीके से वोट हासिल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, सरेआम कर रही है, लेकिन उस पर कुछ नहीं होगा। ये जनता भी ये बात अब अच्छे से जानती है और भी बहुत सारी सच्चाइयों से जनता अवगत है, लेकिन बस यही है कि खुलकर अभी आवाज उठाने की जो हिम्मत चाहिए, अब वो धीरे धीरे हिम्मत लौट रही है। राहुल गांधी ने ये कहा भी था कि जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद जो है लोगों में डर अब कम हो रहा है। तो अब ये लोगों के बीच उनकी ये असली परीक्षा है कि उनका डर कितना कम हुआ है। और इस बीच राहुल गांधी जिस तरह लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं कि लोकसभा तक ही उन्होंने ये काम किया, लोकसभा चुनाव जब खत्म हुए उसके बाद भी चाहे वो यूपी में मोची के बीच मतलब उनके साथ पहुंचना हो या फिर अभी जिस तरह वो कुम्हारों के बीच पहुंचे हैं, लोको पायलट्स के बीच पहुंचे, तमाम लोगों के बीच राहुल गांधी जो है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इसी को हम राहुल गांधी का एक मास्टर प्लान बता रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का ये जो मास्टर प्लान है ये केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है, ये इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने, जनता को उसकी आवाज वापस लौटाने का मास्टर प्लान है। और जिस दिन जनता की आवाज वापस आ गई उस दिन मोदी चारों खाने चित्त कैसे होंगे ये देखने वाली बात रहेगी। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।